Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल ओपिनियन का एनालिसिस कर रहे थे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड दिस सीरीज इज कंटिन्यू एंड टुडे इज 5th ऑफ दिसंबर 2023. सो जी क्या है आज के डॉन न्यूज़पेपर के अंदर ये ओपिनियन वाला पेज है उसका. सिमिलरली जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, पहले इन 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस किया जाएगा 1 2 3, देन वी मूव फॉरवर्ड और इन 4 ओपिनियंस को जो है एनालाइज किया जाएगा 4 5 6 और 7. एंड इंशाल्लाह हर रोज की तरह आज भी आपको कई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी और आपको जो है ना ये वैल्यू एडिशन होगी और इंशाल्लाह पेपर पर्सपेक्टिव में भी आपको ये बेनिफिशियल रहेगी इंफॉर्मेशन. सो जी पीडीएफ लिंक जो है इस चैनल का, पीडीएफ लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का और लेक्चर का वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. लेक्चर्स के 7 चैप्टर बना दिए जाएंगे, 3 ओपिनियन के चैप्टर्स हो जाएंगे और 3 एडिटोरियल्स के और 4 ओपिनियंस के चैप्टर हो जाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से. एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं और कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको लेक्चर के बाद. जी ये स्लाइड्स हैं जो हमने एडअप की थी. इन स्लाइड्स में हम जो है विद टाइम जो है इनको अपग्रेड करते रहेंगे जैसे जैसे जो इश्यूज हैं वो अपडेट होते रहेंगे. दीज आर करंट ग्लोबल इश्यूज दोज हु आर कंटिन्यू. स्लाइड आपको इसको स्टॉप करें, वीडियो को पॉज करें और ये आप पढ़ लें एक दफ़ा. देन जो है ये नेशनल इश्यूज जो हैं जो कंटिन्यू हैं इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा. तो जैसे जैसे इसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी इश्यूज के अंदर जो ऑन गोइंग होंगे हम उसमें ऐड करते जाएंगे चीज़ों को. सो जी फर्स्ट एडिटोरियल कैलाश बस अटैक, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है और इसमें है क्या जी. बेसिकली ये एडिटोरियल आपका जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा टेररिज्म. टेररिज्म इसमें मेन है. देन इसी एडिटोरियल के अंदर आपको ये एक दो चीजें ऐसी बताएगा जिससे टेररिज्म को कनेक्ट करेगा इकोनॉमी के साथ, यानी कि सिक्योरिटी को कनेक्ट करेगा इकोनॉमी के साथ, देन इसको कनेक्ट करेगा सेक्टेरियनिज्म के साथ एंड देन मिलिटेंसी के साथ. तो इन सबको वो इंटरकनेक्ट करेगा आपस में कि किस तरह से एक चीज जो है वो दूसरी चीजों को इम्पेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है. तो यही चीजें आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि चेन जो है वो किस तरह से बनती है, कैसे एक चीज दूसरे चीज को अफेक्ट करती है और यही आपकी मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज होती है. ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ बेस अटैक और इसमें पहले वो डिस्कस करेगा कि कहाँ पर हुआ, उसमें क्या हुआ, स्टोरी बताएगा. फिर प्रीवियस इंसिडेंट्स भी बताएगा कि पहले वहां पर क्या क्या होता रहा है. देन ही मूव फॉरवर्ड और फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. सो डायरेक्टली आप इसको जो है इन टॉपिक्स के अंदर जो है इन चीज़ों को एडअप कर सकेंगे. सो फर्स्ट आपको मैं इसमें जो है एक मैप मैंने ज़रूरी समझा एडअप कर दूं कि ये पाकिस्तान है. ये जो निशान है ये न्यूक्लियर स्टेट्स के हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के. इसको आप जो है ना गौर ना करें. ये है जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है, इसके इलाके में है जो है कैलाश. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, बस अटैक होता है. अब इस एरिए को लेकर भी वो आपको बताएगा कि यहाँ पर ही क्यों अटैक हो रहे हैं, ये जो दूसरा पाकिस्तान है वहां पर अभी क्यों अटैक नहीं हो रहे और यहाँ पर इंटेंसिटी क्यों हाई है. तो इसलिए मैंने ये मैप को लगाना जरूरी समझा. जैसे ही वो वाला पॉइंट आएगा जहां पे मैप जो है वो यूज किया जाएगा उसकी वर्ड्स के अंदर, तो मैं वहां पर उन वर्ड्स को समझाने के लिए फिर आपको ये मैप जो है मैप पे आऊंगा और फिर वो मैं आपको बता दूंगा. सिर्फ फिलहाल आप यही देख लें कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट इंसिडेंट जो कि कैलाश बस इंसिडेंट हुआ है और वो कहाँ पर है. ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका केपीकी आ जाएगा और ये आपका जो है आपका गिलगित बल्तिस्तान आ जाएगा. ये आपका इंडिया आज़ाद कश्मीर का एरिया है ये वाला और ये वाला इंडिया का और भाई कश्मीर है और आगे ये सारी चीजें. ठीक हो गया जी. अब आगे चलते हैं जो हम मेन आपका एडिटोरियल है उसके ऊपर. अब होता बेसिकली क्या है, वो ये कहना चाह रहा है, जैसे वो एडिटोरियल शुरू करता है कि जो टेररिज्म को काउंटर करना है ना,
जो रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहां पर मोर डिफिकल्ट हो गया हुआ है अर्बन एरियाज से काउंटर करने की बजाय। यानी कि शहरों में इनको काउंटर करना आसान हो गया है, वहां पर इनको काउंटर कर लिया गया है, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही। लेकिन रिमोट एरियाज, रिमोट ऐसे कहते हैं जो बैकवर्ड होते हैं, बहुत दूर दूर सेंटर से जो दूर जाकर होते हैं, ठीक है ना, उन एरियाज में जो है इनको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो चुका है, ठीक है ना। और इसकी वो एग्जांपल आगे देता है गिलगित बल्तिस्तान और केपे की एरियाज की। वहां पर कंटिन्यूसली जो है वो टेररिस्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो केपे की के और गिलगित बल्तिस्तान के जो एरियाज हैं, एक तो सेंटर से बहुत दूर हैं ये वाले, ठीक है ना, और रिमोट एरियाज हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कम लेके बंदे कम है, पर्सनल कम है, लॉ एनफोर्समेंट के जो है वो अपरेटस जो है वो थोड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और ये अब जो है पाकिस्तान के लिए सर्दे दर्दे सर बना हुआ है। आगे वो कहता है कि इन एरियाज में जो आ रहे हैं अटैक, कहता है कि अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान और केपीकी के एरियाज है ना, जहां पर ये अटैक किए जा रहे हैं, इन एरियाज की जो जियो पोलिटिकल और कम्युनल सेंसिटिविटी है ना, वो एक और बड़ी प्रॉब्लम बन गई हुई है, मोर डिफिकल्ट बन गया हुआ है। किसके लिए? स्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि इन एरियाज के अंदर एक तो इनकी जो जियोग्राफी है वो ऐसी है कि माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और दूसरा वहां पर जो कम्युनिटीज हैं, जैसे कि वहां पर जो है कम्युनल इश्यूज हैं, शिया सुन्नी के दरमियान इश्यूज हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं, इन दोनों चीजों को लेकर ये, और एक तो रिमोट एरियाज की वजह से प्रॉब्लम होगी थी, अब दूसरा ये जो दूसरी है उसकी ज्योग्राफी होगी, और उसकी जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं, वहां पर जो लोगों की आपस की लड़ाइयाँ हैं मुख्तलिफ जात पात की बेस के ऊपर, तो उसकी वजह से भी ये और मुश्किल हो गया है इन अटैक्स को रोकना। क्योंकि बाद अटैक्स के अंदर जो है वो काज ही पता नहीं चलती कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, सेक्टेरियन वायलेंस है, मिलिटेंसी है, ये कौन सा अटैक है। क्योंकि पहले आप उसको डिफाइन कर सकेंगे तो उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है इन एरियाज में, और जिसकी वजह से ये टेररिस्ट अटैक्स हैं वो कंटिन्यू हैं। आगे फिर वो चलता है मेन स्टोरी के ऊपर, ये बताने के बाद वो कहता है कि सैटरडे वाले दिन होता क्या है कि तकरीबन 9 लोगों की जान चली जाती है एक टेररिस्ट अटैक के अंदर। जिसमें क्या करते हैं टेररिस्ट, जो है एक बस जो जा रही थी कराक्रम हाईवे के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के कलाश कैलाश के एरिया में, तो उसके ऊपर वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके रिजल्ट क्या आता है, 9 बंदे हैं उसकी डेथ हो जाती है। अब वो आगे इसको लेकर चलता है, वो कहता है कि मगर उन 9 के अंदर 2 जो आदमी थे वो मिलिट्री मैन थे, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट के आदमी थे, पाकिस्तान आर्मी के बंदे थे। तो इसका मतलब कहता है ये हुआ कि ये कोई जात पात की लड़ाई नहीं थी, ये जो अटैक था कि ये कम्युनल नहीं था, कोई कम्युनिटी बेस्ड अटैक नहीं था, कोई शिया सुन्नी वहाबी का अटैक नहीं था, कोई जात पात कबीले की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इससे ये नजर आता है कि ये क्या है, एक टेररिस्ट अटैक था, ठीक है। टेररिस्ट ने अटैक किया, और टेररिस्ट कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान के फौजी जो हैं, फौजी जवान जो हैं भाई हमारे, उनको कंटिन्यूसली जो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई न्यूज सुनने को मिलती है। अब आगे वो कहता है कि मिलिटेंट जो हैं वो एक्टिव थे इन एरिया के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पास में भी। कहता है मिलिटेंट्स जो थे, अब इससे इस अटैक से ये समझ आ जाती है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, कम्युनल नहीं है। दूसरा वो कहता है कि फिर अब हम जब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं इन एरियाज की, तो हमें पता चलता है यहाँ पर पहले भी अटैक होते रहे हैं हमारे भाइयों के ऊपर, जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर पहले भी अटैक होते रहे हैं। तो वो कहता है कि इन 2012 के अंदर क्या हुआ, एक अटैक हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 18 लोग जो हैं उनको बस से बाहर निकाला गया, और उनको सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया गया कोहिस्तान के इलाके में। ये इसको हमने सेक्टेरियन कह दिया। अगले ही यानी कि लेटर उसी महीने में क्या हुआ, मानसहरा के अंदर इसी तरह से एक और इंसिडेंट हो गया। तो इसमें कहता है कि इन 2 केसेस के अंदर ये जो ऊपर वाले 2 हुए हैं, जो जिनको मारा गया था वो शिया थे, शिया को मारा गया, यानी कि ये सेक्टेरियन रंग दे दिया गया, ठीक है। इसी तरह से कहता है 2013 के अंदर, 2013 के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके अंदर 10 जो फॉरेन क्लिम्बर्स हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, वो नंगा पर्वत जो है हमारा, नंगा पर्वत, उसके ऊपर वो चढ़ने के लिए आए थे। तो उन्होंने वहां पर बेस कैंप लगाया हुआ था, उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर अटैक करके 10 फॉरनर्स को क्या कर दिया, उनकी डेथ कर होगी, ठीक है। फिर 2021 के अंदर क्या होता है कि 9 जो चाइनीज हैं, जो कि वहां पर वर्किंग कर रहे थे दासू जो पार्ट टाइम प्रोजेक्ट था उसके ऊपर, और उनके साथ जो 4 और लोकल बंदे थे, उनको टीटीपी वालों ने सुसाइड बम्बिंग के थ्रू से क्या कर दिया, उनको भी मार दिया। तो ये आप इंसिडेंट्स देख रहे हैं किन किन के ऊपर हो रहे हैं, शिया के ऊपर किया जा रहा है। यानी कि टेररिस्ट को
टेररिस्ट एक्टिविटीज को सेक्टेरियन रंग दिया जा रहा है आपस में लड़ाने के लिए। दूसरा जो फॉरेन आ रहे हैं यहाँ पर क्लिम्बर्स, उनको मारा जा रहा है ताकि बाहर से पाकिस्तान में कोई ना आए, सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो जाए, पाकिस्तान जो एक इनसिक्योर स्टेट करार दे दिया जाए। तीसरा चाइनीज को मारा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो वो रुक जाए और पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस ना कर सके। तो आप इन तीनों चीजों को अगर देखेंगे एक दूसरी नजर से, तो इन तीनों अटैक्स के अंदर आपको एक ही चीज नजर आएगी और वो ये क्या है कि पाकिस्तान को वीक करना, कमजोर करना, मुख्तलिफ कलर देकर, और वीक भी कैसे, इकोनॉमिकली वीक करना। इन सब को अगर आप लिंक करें तो आपकी इकोनॉमिकली आपको क्या हो जाएंगे, पाकिस्तान को वीक करेंगे। फिर वो आगे कहता है सितंबर के क्या अंदर क्या होता है कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ जो है ना इलाके चित्राल में लोग आते हैं कुछ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर के साथ ही लगता है। तो उससे क्या होते हैं, हमारे कई फौजी भाइयों के ऊपर अटैक करके उनको शहीद कर देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो सारे इवेंट्स मैंने पीछे बताए हैं, इन सब इवेंट से यही पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना पाकिस्तान का, ये जो है टेररिस्ट अटैक जो है, थ्रेट जो है, उससे इसको जान इसकी नहीं छूटी, बल्कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। और आगे वो कहता है कि ये जो मैटर है ना, इस अगर इस नजर से देखा जाए कि मिलिटेंट एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ्टन हैज सेक्टेरियन ओवरटोन्स। तो कहता है कि यहाँ पर जो है ना ये मैटर जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसकी वो दो ज्यादा रीजंस, मेन रीजंस वहां पर डिस्कस करता है। कि पहले तो वो सारी आपको बता देता है ना, उसके बाद दो रीजंस बताता है कि वाई यही एरिया क्यों, कोई और एरिया क्यों नहीं। तो कहता है एक तो है कम्युन सेक्टेरियन, ठीक है ना, कि वहां पे शिया सुन्नी ये लोग काफी ज्यादा रहते हैं और इनकी आपस में भी खलमिशिश होती रहती है, जिसको जो है इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, मिलिटेंट एक्टिविटी करवाई जाती है। दूसरा वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, इंडिया हेल्ड कश्मीर के साथ भी। तो इस सारे बॉर्डर की वजह लगने की वजह से कुछ ये जो इलाका है ना, ये क्या है, ट्रांसनेशनल मिलिटेंट एक्टिविटी का क्या बन गया है, टारगेट बन गया है। नेशनल ट्रांसनेशनल यानी कि बाउंड्री से बाहर। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इंडिया की जो राह है वो भी एक्टिव है इस वक्त, वो भी अपना हिस्सा डाल रही है, अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी वाले भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइना की तरफ से भी अगर किसी को कोई रास्ता मिलता है टेररिस्ट को, तो इस इलाके में आकर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब आपको मैं मैप दिखाता हूं, अब आप मैप से देखें कि ये जो उसने बात की है वो कहां तक आपको क्लैरिटी आती है। ये है वखाना कॉरिडोर, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ तक जो बॉर्डर है ये इसका गिलगित बल्तिस्तान का लगता है अफगानिस्तान को, तो यहाँ से भी अटैक हो सकता है। ये वाला जो बॉर्डर है ये लगता है चाइना का, तो यहाँ से भी अटैक हो सकता है। ये वाला जो इसका बॉर्डर है ये लगता है इंडियन जो अकोपाइड, इलीगली अकोपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके साथ, तो यहाँ से भी अटैक हो सकता है। तो यानी कि ये एरिया ऐसा अब बन चुका है कि इसको तीन तरफ से बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर फिर ये जो फॉरेन एक्टर्स है ना ये इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इलाके के अंदर जो मिलिट्री के ऊपर जो है, लॉ एनफोर्समेंट वालों के ऊपर अटैक जो है वो ज्यादा बन हो रहे हैं, और ये इलाका ज्यादा जो है डेंजरस बन चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया आपको क्लियर, क्यों यहाँ पर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। आगे वो कहता है कि जो थ्रेट है ना मिलिटेंसी को, कि स्टेट जो प्लान कर रही है टू, यानी कि यहाँ पर अब क्या है, ये अब इस सारे की अब रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये अटैक्स हो गए। अब स्टेट कोशिश कर रही है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें इस इलाके के अंदर और पैसे कमाएं। तो अब जब ये सूरत हाल होगी तो टूरिज्म तो प्रमोट नहीं होने वाला ना, तो आपको इकोनॉमिकली क्या होगा, आपकी तबाही होगी, मुल्क को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। फिर आगे वो कहता है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी ये शिकायत की है कि जो सिक्योरिटी दी जा रही है ना हमारी गाड़ियों को वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मर्जी ये रास्ते में रोक लेते हैं, बस से उतारते हैं, फायरिंग कर देते हैं, बंदूक को मार देते हैं। तो लिहाजा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। तो अब करना क्या है, जरूरत क्या है, तो वो कहता है सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस बेस आप लोग ऑपरेशन करें, स्पोर्ट फेडरल जो काउंटर टेररिज्म एजेंसियां उनकी सपोर्ट से, और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गिलगित बल्तिस्तान और केपी की एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ साथ वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भी साथ मिलाया जाए, ताकि वो ऐसे लोगों को क्या करें, सहूलत ना दें, ऐसे लोगों को अपने घरों में जगह ना दें, उनकी सहूलत ना करें। तो इन सब को मिलके क्या करें, इंटेलिजेंस बेस वहां पर ऑपरेशन करेंगे तो हम आपकी जो है उससे जान छूटेगी, वरना ये इलाका ऐसा है कि ये कंटिन्यूसली क्या है, काम बढ़ता जाएगा। तो ये था आपका आज का एडिटोरियल नंबर 1। और यही पिक्चर जो है पाकिस्तान, यह पिक्चर जो है, आज मैं आपको बता दूं कि दो एडिटोरियल आपके टेररिज्म के ऊपर हैं और एक ओपिनियन भी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसकी वेव कंटिन्यू है इस वक्त, ठीक है, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरीके से उससे अपने आप को बचाए।
ठीक है। और ये उसने यही दिखाया कि ये टेररिस्ट थे, इनको आप लोगों ने ये क्या कहते हैं, इस बॉक्स से आप बाहर आ रहे हैं गन लेके, यानी कि मतलब क्या है कि इनकी आप लोगों ने एक दफ़ा तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद आप लोगों ने इसको एक दफ़ा तो दफना दिया था, लेकिन अब ये दोबारा जो टीटीपी है और दूसरी शक्लें लेकर अब वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो कहता है पाकिस्तान एक्सपीरियंस 34% इंक्रीज इन एंटी स्टेट वायलेंस, कि 34% इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो एंटी स्टेट वायलेंस, यानी कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं इतनी बढ़ गई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया, तो ये पिक्चर भी उसने लगा दिया आपको, यानी कि आप क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इस वक्त करंट अफेयर के अंदर जो एक मेन इशू है वो है टेररिज्म। टेररिज्म इज द मेन करंट रनिंग इशू इन पाकिस्तान। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस वक्त आपके ज़हन में। और फिर आ जाते हैं आपके दूसरे जो एडिटोरियल है उसकी तरफ, स्टेट इनसिक्योरिटीज। इसके अंदर भी वो ये है टेररिज्म की ही बात करता है, लेकिन इस टेररिज्म को वो लिंक कर देता है आपके जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके साथ, कि किस तरह से उसके साथ ये कनेक्ट कर देता है आपको। चलिए जी बताता हूँ। कहता है स्टेटमेंट दी है क्या खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली साहब ने, और उन्होंने कहा है कि लेस देन आइडियल सिक्योरिटी है, लेस देन आइडियल जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उससे कम है इन सम पार्ट्स ऑफ केपी एंड बलोचिस्तान, केपी की और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में। जैसे कि आपको भी पिछले एडिटोरियल के अंदर भी डिस्कस मैंने किया है, तो हिस्ट्री भी बताई है, तो यहाँ पर अटैक्स कंटिन्यू है, तो इन इलाकों के अंदर जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी अब नहीं है, तो यही यही गवर्नर कह रहा है। लेकिन वो कहता है कि गवर्नर को केयरफुल रहना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट्स देने से। क्यों? क्योंकि पहली आवाजें जो है मुख्तलिफ तरफ से आनी शुरू हो गई हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दो ड्यू टू सिक्योरिटी सिचुएशन। सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर पहले कुछ हिल के ये कह रहे हैं कि इसको डिले कर दो। जैसे कि हमने अपने जो जस्ट प्रीवियस डे यस्टरडे हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल, उसके अंदर हमने यही चीजें डिस्कस की थी। तो कहता है ये बातें तो पहले ही आ रही हैं, तो आप जब आप भी यही कहेंगे तो फिर तो इलेक्शंस को डिले करने का कोई लोगों के पास एक वैलिड रीजन बन जाएगी, तो लिहाजा आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आगे वो कहता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि वो क्या करे, प्रोवाइड करे सिक्योरिटी इलेक्शंस के दौरान हर एक को, बेशक वो वोट डालने वाला है, बेशक वो पॉलिटिशियंस है, बेशक वो स्टाफ है, जो भी है सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। और फिर वो इसी तरह कहता है कि पिछले साल जो है ना असल में ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था कि सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर एक्सक्यूज करना और अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिले करना इलेक्शंस को। पंजाब के अंदर और केपी के अंदर असेंबली जब टूट गई थी तो तब भी कहा था इलेक्शन करवा दिया जाए, तो जब फर्स्ट टाइम हुआ था कि इसको एक्सक्यूज बनाकर इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे। तो कहता है हिस्ट्री जो है वो कहता है कि हिस्ट्री में अगर देखें तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, लेकिन अब ही ये पाकिस्तान में ये नया रिवाज शुरू हो गया है कि नए नए तरीके निकाल लेते हैं जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर देते हैं और इलेक्शंस को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो टेररिज्म है, अगर आप कहें कि डेमोक्रेसी के अमल को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी वीक है तो, या टेररिज्म के जो इम्पैक्ट्स आप अगर डिस्कस करते हैं नेगेटिव कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो आप यही भी कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है उसको टेररिज्म क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कि टाइम पर इलेक्शन नहीं होते सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, लोग वोट डालने नहीं आते, टर्न आउट लो रह जाता है। तो ये अब आपकी अप्रोच है, ये अब आपके मेच्योरिटी लेवल की बात है कि आपने वही पुरानी कॉपी पेस्ट वाली किताबों वाली बातें करनी है जो नोट्स में लिखी हुई हैं, या आपने समथिंग न्यू बात करके अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करना है। तो न्यू तो फिर ये है कि न्यू पढ़ने से, न्यू सीखने से बंदा न्यू को बात कर सकता है। तो कोशिश करें अपने आप को अपडेट रखें और डिफरेंट चीज़ों से सीखें। ये नहीं है कि उर्दू बाजार में जो एक बुक छाप दी है बस उसी के ऊपर आप जो है अपना फोकस रखें। आप और भी बुक्स देखें और भी बुक्स पढ़ें, कॉपी पेस्ट वाली किताबें ज़रा कम पढ़ें। आगे आ जाता है आपका थर्ड जो एडिटोरियल है वो वाला, अंडर एज ड्राइविंग। अंडर एज ड्राइविंग के अंदर सीधी सी बात है, छोटा सा इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये क्या कहता है, डीएचए के अंदर लाहौर में आपको पता है कि इंसिडेंट होता है और उसके बाद से जो पुलिस है उसने क्या कर दिया है, जो भी अंडर एज ड्राइविंग करने वाला है उसके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज करनी शुरू कर दी है। और इसके ऊपर जो लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चला रहे हैं तो इसके ऊपर जो है ये क्या है वो बात करेगा। इसके असल में जो ये है ना, इसके जो रिकमेंडेशंस होंगी ना कि व्हाट टू डू, तो वो जो व्हाट टू डू है ना, वो व्हाट टू डू आप कोई भी जो सोशल इशू है ना, आपका कोई भी सोशल इशू है पाकिस्तान की, कोई भी जो आपकी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो व्हाट टू डू आप सबके ऊपर लगा सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि इसी के ऊपर लगाने, वो व्हाट टू डू ऐसे होते हैं कि वो सबके लिए सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर भी उसको आप फिट कर सकते हैं, बस आपको फिट करने आने चाहिए। तो कहता है 6 जानें जो हैं डीएचए का जो लाहौर एक्सीडेंट होता है ना, उसमें 6 जानें जो हैं अपनी जिंदगी खो देती हैं, फौत हो जाते हैं 6 बंदे एक ही फैमिली के। तो होता क्या है कि एक छोट अंडर एज जो बंदा है, बच्चा है, वो क्या कर रहा होता है, ड्राइविंग कर रहा होता है, और उसकी कार जो है डीएचए में लाहौर में किसी दूसरे के साथ जो है, दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट होता है, और उस गाड़ी के अंदर 6 अफराद बैठे होते हैं जिनमें बीवी बच्चे होते हैं उनके, तो वो सबकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इसको लेकर फिर लाहौर हाई कोर्ट क्या ऑर्डर इशू करती है कि जो अनलाइसेंस मोटरिस्ट, कोई भी बंदा जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है ना, उसको पकड़ो। तो फिर जब इसको डाटा निकाला जाता है तो पता चलता है कि 7.3 मिलियन कार्स हैं, और 1.3 लाइसेंस जो हैं ड्राइवर्स को दिए गए हैं लाहौर के अंदर। सिर्फ सिर्फ लाहौर के अंदर इतनी मिलियंस कार चल रही हैं, और लाइसेंस कितनों के पास है, 1.3 मिलियन के पास। ठीक है ना। तो इसको लेकर अब क्या है, क्रैकडाउन शुरू है। पुलिस जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वो बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको पकड़ रही है, और खास तौर पर जो अंडर एज है उनके डायरेक्ट एफआईआर दे रही है उनके ऊपर, यानी एफआईआर रजिस्टर कर रही है। अब ये एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, और जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर ही रहूंगा। तो बहरहाल ये था आपके पास स्टोरी। अब जो है करना क्या है, कहता है कि पहली बात तो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले अपना काम करें, पकड़ें इनको, लॉ आप जो है इन्फोर्स करें। सेकंड बात ये है कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है ना वो चेंज होना चाहिए। अब सोसाइटी में वो कह रहा है पेरेंट्स को, कि जो पेरेंट्स है ना वो अपना एटीट्यूड टेक चेंज करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की लें कि उनके जो बच्चे हैं जो अंडर एज हैं वो ड्राइविंग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सोसाइटी को भी चेंज करना चाहिए। और ये कैसा होगा, ये होगा आपको अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलानी पड़ेंगी, ताकि वालिदैन को पता चले इस चीज़ के बारे में, और वो थोड़ा सा इसको सीरियस लें। और फिर वो फाइनली कहते हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। कलेक्टिव एफर्ट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट को और सोसाइटी को मिलकर जो है एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ठीक है ना। फोस्टर है कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसके अंदर दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको फिलफिल करेंगे, तो ही हम इस जो प्रॉब्लम है उससे निकल सकेंगे। और यही अगर आप चीज़ें जो हैं वो लें, तो इन चीज़ों को आप एजुकेशन में ले सकते हैं, इन चीज़ों को आप हेल्थ में ले सकते हैं, इन चीज़ों को आप चाइल्ड लेबर में ले सकते हैं, इन चीज़ों को आप ड्रग्स में ले सकते हैं। किसी भी सोशल इशू में आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है जी। गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलकर एक कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पैदा करे। अवेयरनेस की जी ज़रूरत है, जेंडर इनक्वालिटी की बात कर लें, वुमेन्स राइट्स की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, तो जी अवेयरनेस की ज़रूरत है जी। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट जी होना चाहिए, बिल्कुल जो भी लॉ बने उनके ऊपर काम होना चाहिए। और फिर वो क्या है कि एक सोसाइटियल चेंज, एटीट्यूड को भी चेंज होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं वुमेन्स की एजुकेशन की बात करता हूँ, तो जो हमारे मर्द हैं उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, उनकी एटीट्यूड की बदलने की ज़रूरत है, पेरेंट्स के एटीट्यूड की बदलने की ज़रूरत है। तो ये जो व्हाट टू डू है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सोशल इशू के ऊपर आप इसको फिट कर सकते हैं। सो जी ये आपके हो गए टुडे एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स आपके जो तीनों के तीनों थे वो डिस्कस हो गए। नो वी गुड मूव टुवर्ड ओपिनियंस, और उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है कि जी नहीं आ रहा आपको। आगे जी आ रहे हैं। फर्स्ट, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट, टेररिज्म, जैसे उसके ऊपर डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा डिटेल में चली जाएगी, बताएगी, कुछ लुकी छुपी बातें भी बताएगी आपको कि क्या हो रहा है। और इसमें जो मेन इसका है वो ये कहती है कि कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने की पाकिस्तान में इस वक्त हिम्मत नहीं है जो इन्होंने पास में किया था। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो फोर्स के, सिर्फ फोर्स के ऊपर ही जोर ना दे, सिर्फ यही ना कि फौजी ऑपरेशन करके मसले को हल करने की कोशिश ना करे, बल्कि पॉलिटिकल डिमेंशन के अंदर भी थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, ताकि इस चीज से निकल सके। क्योंकि सिर्फ फोर्स लगाने से पैसे भी लगते हैं, और पैसे हमारे पास बिल्कुल है नहीं, और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा सिर्फ फोर्स से जो है कभी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हल जो है वो फोर्स ही हो। तो ये इसकी मेन जो है वो इसका क्रक्स रहेगा, और इसको वो एलैबोरेट करती है। तो जी इसकी मैंने स्लाइड्स एक दो बनाई हैं, उसी के ऊपर आपको डिस्कस कर देता हूँ डिटेल में। तो कहती क्या है, कहती है कि न्यू सिक्योरिटी थ्रेट, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट से मुराद उसका यही है कि जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं हमारे फौजी भाइयों के ऊपर, खास तौर पर मिलिट्री पे अटैक जो किए जा रहे हैं, अभी जो हमने एडिटोरियल्स के ऊपर डिस्कस करें, तो ये है जी न्यू सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को राइट नाउ।
तो कहती है कि बात वो अपनी शुरू करती है कि फैसला किया जाता है, डिसीजन किया जाता है कि रिपैट्रिएट किया जाएगा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को, जो अफगानिस्तानी पाकिस्तान में इल्लीगली रह रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये फैसला किया जाता है आफ्टर द ब्लड बाथ, जो मस्तंग के अंदर होता है सितंबर के आखिरी हफ्ते में, जिसमें 60 डेथ्स हो जाती हैं उसके बाद। और इसके अलावा एक और भी है, यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आती है। जब मैंने इसको डिस्कस करना शुरू किया था शुरू वाले दिनों में सितंबर के अंदर, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि टिल जब से ये साल शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 14 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, सुसाइड अटैक हुए हैं। और उन 14 के अंदर जो 11 बंदे थे ना, वो कौन थे? अफगानी थे। ठीक है ना? जो टेररिस्ट अटैक करने वाले थे, सुसाइड अटैक, खुद कुछ बम्बार थे, वो अफगानी थे। तो इस चीज को लेकर भी जो स्टेट असल में जो है बड़ी जो है सीरियस हो चुकी थी कि इनका फिर हम क्या करें। तो फिर ये वाला भी काम भी हो गया, तो फाइनली फिर ये वाली जो पॉलिसी बना दी कि इनको निकालो भाई यहाँ से। तो फिर फैसला ये किया गया कि 11 लाख जो यहाँ पर फॉरेनर रहते हैं पाकिस्तान में इलीगली, उनको क्या किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि ये पता चलाया गया बाद में कि यही फॉरेनर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं फंडिंग करने में, फैसिलिटेशन करने में टेररिस्ट को, और अदर इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ये लोग जो हैं यही लोग इन्वॉल्व हैं। तो फाइनली फिर फर्स्ट फेज के अंदर जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। सेकंड फेज के अंदर जो अफगानी सिटीजनशिप जिनके पास है उनको भी निकाल दिया जाएगा। और थर्ड फेज के अंदर जिनके पास रेजिडेंस कार्ड हैं, कि यहाँ पर रहने वाला कार्ड भी है, उनको भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि 3 फेज होंगे इनके, ठीक है ना? और इन तीनों में से जो है ना, इलीगल रेजिडेंट्स जो हैं, फॉरेनर जो हैं, वो सीरियस थ्रेट हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। और इस वजह से फिर पाकिस्तान ने 1 नवंबर की जो फर्स्ट है 2023, ये एक डेडलाइन जो है 1 नवंबर सेट कर दी थी। और यहाँ तक कह दिया था कि जिसने जाना है वो चला जाए, अगर कोई नहीं जाएगा इलीगल यहाँ पर रहने वाला, तो 1 नवंबर के बाद क्या किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा और उनको जबरदस्ती पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। सो दैट इज नवंबर 2023 डेडलाइन। और इस डेडलाइन की अनाउंसमेंट के बाद क्लियरली जो आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन है ना, इसका लिंक है रिपैट्रिएशन से। कि ये जो हम इनको बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान को की जो है उसको लेकर निकाल रहे हैं। और उन्होंने फिर अल्टीमेटली हर मुल्क यही कहता है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फर्स्ट और बाकी सारी चीजें बाद में, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, नो डाउट बहुत से एडिटोरियल्स भी हमने डिस्कस किए, बहुत से हमने ओपिनियंस भी डिस्कस किए, जिनके अंदर ये कहा गया कि जनाब ये गलत हो रहा है, किसी ने कहा सही हो रहा है। तो ये एक इशू बना हुआ था और इसके ऊपर काफ़ी ओपिनियंस भी लिखे गए। लेकिन जिस तरह से एक स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो कुछ हद तक चीज़ें ठीक भी हैं। जो इलीगल हैं उनको जाना भी चाहिए। हाँ, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनके बारे में पॉलिसीज़ को देख लेना चाहिए। और तो लेकिन ये एक अलग सेटअप है। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो यही है कि यहाँ पर जो है, मैं उधर अगर जाऊँगा तो फिर वो डिबेट जो है इससे बाहर निकल जाएगी। तो इससे बाहर जाएँगे तो फिर टाइम और लग जाएगा। तो लिहाज़ा कोशिश यही है कि डिबेट जो है, जो इसने की है, हम वही वाली करें। तो बात ये है कि वो यही कहता है कि जो है ना, 1 नवंबर की जब डेडलाइन दे दी जाती है तो बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आ जाता है फ्रॉम द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर जो आपका है, कि भाई ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना पाकिस्तान बचाना है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कहती है आगे बड़ी अच्छी बात कहती है, कहती ये पॉलिसी तो हमने इसलिए बनाई थी कि बचा लें, लेकिन नवंबर के बाद जो अटैक्स हैं वो तो बढ़ गए हैं। जैसे ही नवंबर की डेडलाइन जो है वो खत्म होती है, लोग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद देखने में ये नजर आया कि अटैक्स तो बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिसी हमने इस्तेमाल की थी ना, ये इनफेक्टिव रही है। ये जो पॉलिसी हमने कहा था इनको रिपैट्रिएट कर दें, तो ये तो इतनी अच्छी फिर कारआमद नहीं रही। लेकिन ये ठीक है, ओपिनियन उसने लिख दिया है, लेकिन कोई भी पॉलिसी जो है ना, वो इतनी जल्दी से उसके रिजल्ट्स नहीं आते। ये लिखने वालों को ये चीज भी सोचनी चाहिए कि एक इतना बड़ा प्रोसेस है जो पिछले 40 साल से कंटिन्यू है, और आज आज उसके ऊपर अगर एक्शन लिया है तो आप कहते हैं जी अगले महीने उसके रिजल्ट आ जाएं, ऐसा भी नहीं होता। ये मेरी अपनी राय है जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दो उसने तो ये लिख दिया है कि ये पॉलिसी इस वजह से इसको इनफेक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवंबर में अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ जो बात है वो कहती है कि इस्लामाबाद जो है उसके अंदर डिबेट होनी शुरू हो गई है कि अब जो है हमने इनको वापस भेजकर
तो अफगानिस्तान तो नाराज हो गया, तो अब हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ कैसी रहेगी, मिलिटेंसी को कैसे कंट्रोल करना है और टीटीपी का क्या करना है, तो इसके ऊपर अब डिबेट शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ जो है वो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि टीटीपी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर उसकी एक्सपेंशन हो रही है, और इंसर्जेंसी जो है वो एक इंसर्जेंसी जो है बगावत करने वाले हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले वहां पर हैं उनके साथ मिलकर। तो अब टीटीपी ने क्या किया है, अपने टैक्टिक्स जो है, अपना तरीकाकार जो है वो बिल्कुल कहती है बदल दिया है। पहले वो करते थे वायलेंस, तबाही, अब तबाही के साथ साथ वो अब लोगों को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रीच भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और खास तौर पर उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अहम है, जो लोगों के लिए अहम है, उसके ऊपर बातें करके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बेहतर है, तो लोगों को अपने साथ अटैच कर रहे हैं। तो लिहाजा स्टेट को चाहिए कि वो रिस्पॉन्स दे इस चीज को, ये जो उसने अपना टैक्टिक्स बदला है, तो ये अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसको वो क्या करे, रिस्पॉन्स दे। और फिर वो कहती है कि मुझे अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये सारे के जो ऊपर वाले मसले मसाइल हमारे बने पड़े हैं ना, उनकी एक ही वजह है, और वो ये है कि हमारे पास क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, स्टेट के पास एब्सेंस ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी इज द मेन इशू, वो ये कह देती है। और वो फिर आगे वो कहती है कि अब जो है, अगर अब हमारे पास स्ट्रेटजी तो है नहीं, लेकिन कहती है अब हमारे पास लिटिल स्पेस है, फिजिकल पैसों के हवाले से भी और वैसे भी, कि हम कोई भी बड़ा स्केल का जो हम मिलिट्री ऑपरेशन जैसे हम पास में करते रहे हैं, हम ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन करें क्यों। कहती है अगर सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट जो पर्सनल हैं कंटिन्यू टू बी शॉर्ट इन रिसोर्सेज, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और कंटिन्यू वो शॉर्टेज पे रहे, तो फिर क्या होगा, क्या इस क्वेश्चन का किसी के पास जवाब है कि पैसे हमारे पास नहीं है, हमेशा से हम डॉलर्स लेकर जंगें लड़ते रहे हैं, तो अब तो किसी ने डॉलर देना नहीं है, और इकोनॉमी जो है अब इस वक्त आपके सामने जो सिचुएशन है वो वाली है, तो अगर हम कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और लॉ एनफोर्समेंट जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बंदे हैं उनके पास पैसे कम हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, क्या इस क्वेश्चन का किसी के पास जवाब है। तो फिर आगे खुद ही कहती है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब नहीं दिए जाते, क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि जो स्टेट है ना उसने अभी तक ये मैनेज ही नहीं किया ट्रांसपेरेंट रहना, हमारी जो स्टेट है उसने अभी तक ये मैनेज किया ही नहीं है, हैज नॉट मैनेज टू बी ट्रांसपेरेंट, क्यों। फिर वो आगे कहती है कि जैसे कि डिसीजंस किए जाते हैं नेगोशिएशन के, मिसाल देती है कि तालिबान के साथ जो है पीटीआई गवर्नमेंट में तन्योर में एक राज के सेक्रेट जो है मुआहदा कर लिया गया, और इन टीटीपी वालों को वापस जगह दे दी गई जब काबुल के अंदर गवर्नमेंट बदल जाती है कि ठीक है आप वापस आकर यहाँ पर रहें, लेकिन किसी बंदे को, किसी आम इंसान को, किसी पाकिस्तानी को इस मुआहदे का पता ही नहीं था। लेकिन फिर ये पता कब चलता है, जब एक इंटरव्यू के अंदर इमरान खान के मुंह से ये चीज ऐसी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो फिर पता चलता है कि ये एक मुआहदे के तहत इन टीटीपी वालों को क्या किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो है जगह दी गई है उन इलाकों के अंदर, और ये वहां पर रहें। तो कहती है जब अब क्या हुआ, पहले ये काम कर लिया, अब जो है उन्हीं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू कर दी है, और यहाँ तक कि जो यहाँ पर अफगानी है उनको भी निकाला जा रहा है। तो कहती है इस तरह के जो फैसले हैं ना, ये समझ लें कि ये इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जो स्टेट है वो उसके पास क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है, वो क्लैरिटी नहीं है, जिस तरह वो ऊपर कहती है लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है इनके पास, जो इनके पास होनी चाहिए। वो कहती है ऑल अफेयर्स जो ऊपर है मेन काज क्या है, स्टेट की कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन को लेकर जो है ये और भी काम गलत कर जाती है। जैसे कहती है कि कुछ रूमर्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं, और वो रूमर्स क्या हैं कि जो कैजुअलिटीज जो डेथ्स हो रही है ना केपीके के अंदर टेररिस्ट अटैक्स के अंदर, वो असल फिगर नहीं बताया जा रहा, उसको छुपाया जा रहा है, एक तो ये रूमर्स है। दूसरा रूमर ये भी है कि जो स्पोर्ट एलिमेंट्स जो है ना विद इन आर सपोर्टिंग मिलिटेंट्स, तो मिलिटेंट्स को ऐसे बंदे जो विद इन है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर हैं, मिलिट्री के अंदर हैं, वही इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहती है ऐसी जो है अफवाहें भी सुनने को मिल रही हैं। फिर वो आगे कहती है कि 2007 में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने स्टेप्स लेकर क्या कर दिया, इसको कंट्रोल कर लिया। तो अब जो है स्टेप्स कहती है लेने से पहले क्या जरूरी है, कंसेंसस जरूरी है, कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले आपको चाहिए कंसेंसस कर लें, आपस में डिस्कशंस कर लें, और उस कंसेंसस के अंदर ये वाला काम ना आप करें जिस तरह से खुद ही फैसले कर लिए, कभी उनको जगह दे दी टीटीपी वालों को रहने की और कभी उनको कहा निकलो यहाँ से, तो ऐसा काम ना हो। कंसेंसस ये है कि उसके अंदर डिबेट होनी चाहिए, पब्लिक जो है उसको भी शमूलियत अख्तियार होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। और कहती है कि इम्पॉसिबल है विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल लीडरशिप विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड ऑन बोर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैलेंज को हम जो है इसके बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप जो पार्लियामेंट है उसके और जो पब्लिक है उसको साइड पर रख के खुद ही फैसले करके सारा कुछ सही कर लेंगे, तो ये आप नहीं कर सकते।
और वो कहती है मैंने आपको ये पीछे बताया भी है। आगे वो फाइनली ये कहती है कि जो सिक्योरिटी का इशू है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ आप सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के तौर पर नहीं देख सकते, ठीक है ना। और ऐसा आपने बिल्कुल नहीं देख सकते, सिक्योरिटी इशू को कैन नॉट बी व्यूड एज सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ऐसा नहीं दे सकते। तो देखना कैसे है कि स्टेट जो है ना वो फोर्स विल प्रूव सुफिशिएंट, ठीक है ना। और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, दो चीजों को कि स्टेट को चाहिए कि ठीक है वो फोर्स भी अपनी लगाए जितनी जरूरत है, बट उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है उसको भी ओपन करे। तो फिर आप जो है इस मसलों से, चैलेंजेस को जो है ओवरकम कर सकते हैं। वरना अगर सिर्फ जोर ही लगाते रहेंगे ना, सिर्फ फोर्स ही लगाते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलने वाला। और फिर यहाँ पर वो मिसाल देती है आपको लास्ट में बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान में आपको चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना उसको शुरू करें। लोगों के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनके जो ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनको गार्ड आउट करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनको एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटीज दें, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में उनको रोजगार दें, और उनको पता हो कि दैट इज आवर कंट्री। तो पॉलिटिकल डोमेन में उनको लेकर आए, ठीक है। तो कहती है जस्ट थ्रू फोर्स लिटिल विल बी अचीव्ड। ये काम आप नहीं करते अगर बलूचिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं करते, सिर्फ वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं, फोर्स वाला काम किए जाते हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत ही उसको सही कर सकते हैं, फॉर एवर उसको आप सही नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल द डिबेट अबाउट टेररिज्म। मुख्तलिफ इश्यूज को उसने आपको सामने रखे, मुख्तलिफ चीजों के साथ उसने इसको लिंक किया। तो अब आपने इसमें भी काफी चीजें जो है वो देखी होंगी। अब बात सिर्फ इन ओपिनियंस में ये होती है, ये कोई खबर नहीं होती, ये कोई न्यूज़ नहीं होती कि यहाँ पर क्या हुआ। ये होते हैं आइडियाज़, और ये आइडियाज़ स्कैटर्ड होते हैं, और इनको फिर एक ओपिनियन वाला कोशिश करता है उनको जोड़े। बाज़ का तो वो गलत भी जोड़ देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसने जो कहा है वो सही है। और वो कोशिश यही करता है कि मैंने जो कहा है उसको मैं अपने आर्गूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डाटे के साथ सपोर्ट करूँ। अगर आपके पास उसके वैलिड, उसके अपोजिट कोई है ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है, और इस ओपिनियन को मैं इस पर्सपेक्टिव में सपोर्ट करता हूँ। और ये चीजें तब आती हैं जब आपके पास मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज होती है। और मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज जब आपके पास होगी तो आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया को लिंक कर सकेंगे। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है कि आपके पास एक जो है ना चेन बनाने वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किस तरह से आपने रोटी को टेररिज्म के साथ जोड़ देना है, ये स्किल होनी चाहिए। किस तरह ने आपने इसी को एजुकेशन के साथ जोड़ देना है, इसी को आपने हेल्थ के साथ जोड़ दें। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को आप जो है चाइल्ड लेबर के साथ जोड़ दें, ठीक है ना। तो जितने इश्यूज हैं, अब आपको वो पेपर में भी ऐसी ऐसे आते हैं, एक कोड वर्ड, देन दूसरा कोड वर्ड, और बीच में एक लिंक दे देता है। अब आपके पास नॉलेज है सारा, आपने इसको इसके साथ जोड़ना है, और यही ऐसे है आइडियाज की मेच्योरिटी हो जाए। और नंबर टू पर आपको अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी आती हो, तो सीएसएस हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो है ये वाला फोर्थ होगा, फिफ्थ, फिफ्थ जो हमारा चैप्टर होगा ये वाला। और वैसे देखेंगे तो हमारा ये सेकंड ओपिनियन होगा। इस ओपिनियन की जो है वो मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई, इसको मैं वैसे ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पेपर पर्सपेक्टिव में जो चीजें जो हैं वो इस तरह से हैं कि ये भी स्कैटर्ड हैं। इसने जस्ट जो है ना इंडिया को लेकर, ठीक है ना, इंडिया को लेकर क्या किया, मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर जो इंडिया की नेगेटिविटी है ना फैली हुई है, उसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि दुनिया इंडिया के बारे में क्या सोचती है मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर। तो आपको एक ओवरव्यू के अंदर सारे के सारे इंडिया की मुख्तलिफ चीजें वो एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर वो लेता है विश्वा गुरु। गुरु आपको पता है उस्ताद को कहते हैं, विश्वा गुरु, विश्वा गुरु पूरी दुनिया का उस्ताद। तो बेसिकली वो कहता है लेसन फॉर द ग्लोबल प्रोफेसर, पूरी दुनिया के प्रोफेसर के ये रियलिटी है कि लेक्चर क्या है कि जो विश्वा गुरु समझता है ना इंडिया अपने आप को कि मैं पूरी दुनिया का टीचर हूँ, असल में उसने बाहर वाली दुनिया देखी ही नहीं, टच ही नहीं की। और फिर वो इंडिया को लेता है और बाहर वाली दुनिया को टच करता है कि बाहर वाली दुनिया में इसका क्या हो रहा है, हाल हो रहा है। तो फिर वो आपको बताता है कि ये विश्वा गुरु का कंसेप्ट जो है ना, ये थोड़ा सा इसको रेनोवेट करें। अब विश्वा गुरु का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में, विश्वागुरु को पहले मैं बता दूंगा कि उसने इसमें एक वर्ड यूज किया विश्वागुरु। कहते हैं कि ये तो अनक्लियर है किसने पहली दफा किसने ये यूज किया था द टर्म,
ठीक है ना। लेकिन स्वामी जो है विवेकानंद जो है उन्होंने एक अहम रोल अदा किया था इसको प्रमोट करने को, जो कंसेप्ट था विश्वा गुरु का, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, टीचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और ही बिलीव दैट इंडिया, और उनका बिलीव ये है कि जो इंडिया है ना, he believed that India's spiritual heritage and wisdom could benefit not only its own people but also entire world। कि इंडिया जो है वो सिर्फ अपने लोगों की जो इसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो इस यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी है, वो सिर्फ अपने लोगों को फायदा नहीं देगी बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को क्या करेगी, फायदा देगी। और फिर वो कहता है कि जनाब ये रियलिटी चेक जो है ना रिवील्स करते, ये जो मैंने बताए हैं ना, ये एक रियलिटी चेक है, ये बताता है कि जो विश्वा गुरु है ना इज आउट ऑफ टच विद द वर्ल्ड। ये जो आप लोग कहते हैं ना पूरी दुनिया को ये बेनिफिट देगी, तो इस आपको पता ही नहीं है कि दुनिया है कहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। तो फिर वो अपना जो है चीजें मुख्तलिफ किस्म की बताता है। ठीक कहता वो कह रहा, वो कहता है कि नेहरूवियन, नेहरूवियन यानी कि नेहरू से वो लेता है कि उसका जो था ना कंसेप्ट इंडिया के बारे में, वो था सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट। वो सॉफ्ट पावर के कंसेप्ट को प्रोजेक्ट करता था, यानी कि जो है वो क्या कहता था कि ये एक सॉफ्ट पावर मुल्क है पाक इंडिया जो है। लेकिन कहता है कि पोस्ट कॉलोनियल नेशन जो है ना, उस वहां पर जाकर ये जो एस्पिरेशन है ना, बाद में अब जो है वो इसराइल के रंग में इंडिया जो है वो रंगता जा रहा है। और अब वहां के लोग ये कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। ये बताना चाहता है कि अब पहले क्या इंडिया की नेहरू के दौर में ये सोच थी, वो एक अच्छा सॉफ्ट इमेज थे, लेकिन अब इसराइल का रंग भी उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। और अब हमको ऐसे जो है जुमले सुनने को मिलते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। और कहता है ये जो है ना एक मसाला मूवी थी, उसका एक स्क्रिप्ट है, उसकी लाइन है जो कि अक्सर पाकिस्तान के लिए ये बोली जाती है। फिर वो आगे जिक्र करता है कि किस तरह से जो पायलट था अभिनंदन पाकिस्तान में उसकी वो गिरता है और उसको फिर वो वापस कर देते हैं। फिर वो आगे कहता है कि पाकिस्तानी जो है वो एक अच्छी क्लास के जो मैनचेस्टर रेस्टोरेंट है वहां पर जो इंडियन एक्टर्स हैं मुख्तलिफ आते हैं उनको मिलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वो ये बताता है कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, दूसरी दुनिया क्या सोच रही है और ये क्या सोच रहे हैं। फिर वो आगे इनके बात करता है। फिर वो कहता है कि राइटर्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस तरह का नहीं सोचते घर में घुस के मारेंगे। उनकी सोच जो है बॉर्डर से पार है। इसी तरह जो क्रिकेट क्रिकेट स्टार हैं उनके बॉर्डर पास जो हैं वो क्या हैं, फैंस हैं। गांधी जी की बात करता है कि वो भी क्या थे, वो भी एक किस्म के जो है लोगों के राइट्स की बात करते थे, मिलजुल के रहने की बात, इस तरह की बात, यानी कि उनके अंदर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि घर में घुस के मारने वाली, ठीक है ना। और फिर वो आगे इसी तरह से इस चीज को लेकर चलता रहता है और मुख्तलिफ, फिर वो मालदीव्स की बात करता है कि मालदीव ने क्या कहा कि आपने इंडिया वालों को कि आपने यानी कि आप इनकी नेगेटिविटी बताना शुरू कि दूसरे मुल्क वाले इनके साथ क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया। तो मालदीव ने कहा अपने जो है ना ट्रूप्स जो हैं जो स्टेशन किए हुए हैं यहाँ पर मालदीव में, उनको कहा जी वापस ले जाओ, ठीक है। श्रीलंका ने क्या कहा, श्रीलंका ने जनाबी अली जो चाइनीज रिसर्च शिप है उसको उनके बंदरगाह के ऊपर रुका और वहां पर उसने क्या किया, वहां पर उनके साथ फ्रेंड रिलेशन रखे जो कि इंडिया को पसंद नहीं थे। इसी तरह वो भूटान की बात करता है जो कि लैंडलॉर्ड कंट्री है और उसका थोड़ा सा वैसे ही मामला था जिस तरह वो चाहता है। लेकिन अभी भी उसके भी इंडिया चाइना के साथ रिलेशन है। इसी तरह कतर की बात करता है, कतर वालों ने क्या किया, इनके जो बंदे वहां पर थे मिलिट्री वाले पकड़े गए, उनको उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। फॉरेन मीडिया जो है वो क्या करता है, वो इनके बारे में बातें, नो डाउट वो क्या करता है इंडिया को समझता है कि एक अलाय है यूएसए का, लेकिन उसके साथ साथ जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो इसके बिजनेसमैन है जो गलत तरीके से जो इसके पॉलिटिशियंस पैसे कमाते हैं उनको हाईलाइट करता है। और इसके अलावा कोविड-19 के बाद जो है जब जो है इन्होंने वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उनके ऊपर बात की गई कि इन्होंने किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, तो इसके नेगेटिव्स कहते हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इंडिया के। और ये जो बना हुआ है ना विश्वा गुरु, तो ये नारा इनका गलत है क्योंकि इनको पता ही नहीं है बाहर दुनिया में इनके क्या साथ क्या हो रहा है। आगे वो कोल माइनिंग की बात करता है कि पूरी दुनिया जो है वो कोयले की माइनिंग को रोक रही है, लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कोयले की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो साथ बिजनेसमैन क्लास है उनको इससे बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके अलावा अभी जो है वो चाहता है कि मैं एक्सपेंशन करूं, इसराइल पोर्ट जो है हाइफा की उसके ऊपर पैसा लगाऊं, ये इंडिया चाहता है। और इस वजह से पूरी दुनिया कह रही है कि इसने गजा फलस्तीन के ऊपर वालों गजा वालों के ऊपर इसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। लेकिन इंडिया अभी भी किसके साथ खड़ा खड़ा है, इसराइल के साथ। तो फिर ये विश्वा गुरु कहाँ से हो गया।
फिर आगे कहता है कि बैड न्यूज़ भी अभी इसके लिए आई है यूनेस्को की तरफ से, जहाँ ना बोर्ड मेंबरशिप की तरफ से, जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है इसको हरा दिया है, इंडिया की नॉमिनी को यूनेस्को के अंदर। वहाँ पर कोई वोटिंग होती है तो वहाँ पर पाकिस्तान जो है इससे जीत गया है। ठीक हो गया। एंड आगे वो जो है, फिर आगे G20 समिट की बात होती है, तो वहां पर वो कहता है कि न्यू दिल्ली के अंदर ही फिर जो बाइडन है, प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो और प्रेसिडेंट जो बाइडन, वो क्या करते हैं, इस नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि जो सिख एक्टिविटीज था जिसको इन लोगों ने मर्डर किया, उसके बारे में इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इसी तरह से जो मिस्टर ट्रूडो है फिर फाइनली क्या करता है, पूरी दुनिया के सामने बता देता है कि किस तरह से इन लोगों ने, इंडिया वालों की जो राज एजेंसी है, उसने क्या किया है, उनका मर्डर किया है, सिख वालों, जो सिख सेपरेटिस्ट था उसका। और उसके रिजल्ट में क्या करते हैं, वो कनाडियन जो कनाडियन डिप्लोमेट्स हैं इंडिया वाले, उनको निकाल देते हैं इंडिया से। ठीक है ना। और फिर कनाडा वाले क्या करते हैं, वो भी एक्सपेल कर देते हैं, इनका जो स्टेशन चीफ है रा का, उसको निकाल देते हैं अपने डिप्लो उधर से। और यूएसए के जो डेमोक्रेट, वो भी जो है, यूएसओ भी उसके ऊपर जो है नाराज होता है इसके साथ, इंडिया के साथ, कि तुमने क्या किया है। इसी तरह से कहता है कि एक इंडियन जो है सिटीजन है, वो न्यूयॉर्क के अंदर, वो जो है ये जो सिख जो एक्टिविटीज था, जिसका मर्डर किया गया है, उसका जो प्लॉट, उसका जो सारे का सारा मंसूबा बनाया गया था, उसके अंदर वो पकड़ा गया है। तो इस वजह से अब क्या है कि अब रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग जो रहा है, उसको यूके से और यूएसए से पहली दफा जो है, जब से ये बनी गई है तब से पहली दफा इसको निकाल दिया गया है। और इंदिरा गांधी ने इसको बनाया था 1968 के अंदर, और यूएसए से भी इसको निकाल दिया गया है और यूके से भी इसको निकाल दिया गया है। और कहता है कि इंडिया जो है, वैसे तो जो यूएसए का एक कोलेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया की ज़रूरत है इसको, लेकिन उसके साथ साथ जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसकी भी, वो भी एक इम्पोर्टेंट जो है मिडल ईस्ट में जो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट अलाय है किसका, यूएसए का। ठीक है ना। तो यही सारे कहता है कि अब जो है मर्डर उसने किया हुआ है, तो अब वो इस तरह के काम करने के बाद वो किस तरह से विश्वा गुरु का नारा लगा सकते हैं। तो ये कहना कि वी आर विश्वा गुरु, वी आर द टीचर ऑफ द वर्ल्ड, और ये सूरत हाल हो आपकी कि कहीं पर आपको फांसी दी जा रही है, कहीं पर आपको एक्सपेल किया जा रहा है, कहीं पर आप जो आपके साथ अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, कहीं पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो ये वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। तो इस सब सारी की सारी नेगेटिव चीजें होने के बाद, अगर आप भी अभी भी ये कहते हैं ना कि विश्वा गुरु का नारा लगाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो विश्वा गुरु जो साहब है ना, उन्होंने आउट जो दुनिया, बाहर वाली दुनिया, उसका टेस्ट उसको चक ही नहीं किया, देखा ही नहीं है। अगर आप देखें तो आप ये नारा ना लगाएं। तो ये चीजें थी इसके अंदर, असल में बेसिकली वो एक दफा उसने आपको इंडिया के आले दुआले घुमा दिया है कि इंडिया मुख्तलिफ डिमेंशन में इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कहाँ कहाँ हिट हो रहा है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ इसकी अभी पंगे पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ें जो है खराब हुई पड़ी हैं इंडिया की। आगे आ जाते हैं, ये आपका जो है वैसे 6 चैप्टर होगा और 4th ओपिनियन होगा। ये जो नंबर 6 होगा चैप्टर का, और ये 4th ओपिनियन होगा। कल्चरल रप्चर, इसने बड़ा प्यारा लिखा है जी। इसमें इसने यही कहा है कि लैंग्वेज के ऊपर इसका फोकस रहा है कि किसी भी कल्चर में जो लैंग्वेज है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और कहता है विद द लॉस ऑफ अ लैंग्वेज द डाटा इन इट इज आल्सो लॉस। जब कोई कल्चर अपनी जुबान खो देता है ना, तो उसके अंदर जितना उस कल्चर का डाटा होता है, कोई भी चीजें लिखी पड़ी होती हैं, तो वो भी सारी की सारी वो क्या देता है, खो देता है। तो चलें जी डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या है। तो कहता है कि जब लोग जो है मूव करते हैं ना, सेटल आउटसाइड, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी एक वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आने वाली नस्ल जो होती है वो बिल्कुल भूल जाती है कि उनके जो बाओजदाद थे, उनकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि वो तो वहां की लैंग्वेज फिर बोलेगी। तो कहता है रैप्चर यहाँ पर जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है टू ब्रेक, तोड़ देना। और खास तौर पर ये इस्तेमाल होता है किसी ऐसी चीज को तोड़ देना जिसका जो है कंटिन्यूसली लिंक हो पास्ट के साथ, जैसे कल्चर है। ठीक, तो ये इसका आपको मतलब बता देता है। और आगे वो कहता है कि माइग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, लोग जो है रूरल गांवों से उठ के शहरों में आ रहे हैं, और फिर शहरों से उठ के जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटियां वहां पर जा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ से उठ के कोई दुबई चला जाता है, और अगर दुबई से उठ के जो न्यूयॉर्क शहर बन रहा है सऊदी अरब का, वहां पर चले जाते हैं, तो ये काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इससे कहता क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। और क्या, और इससे ये भी हो रहा है कि लोग जो है ना अपनी जो है ना
यानी कि लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड पीपल स्वीट थिंग्स, यानी कि अपनी जो रवायात है ना उनको भूलते जा रहे हैं, अपने गाँव को, अपने शहरों को, अपने टाउन को, अपने कस्बों को, और सबसे बड़ी बात अपनी ज़ुबान को, क्योंकि जहाँ के वो हो जाते हैं फिर वहाँ के ही होके रह जाते हैं। तो ये सारी जो स्वीट स्वीट चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी वो क्या कर रहे हैं, उनको खो रहे हैं। फिर वो कहता है आगे स्विस स्कॉलर की बात करता है, होफस्टाड की, वो कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ फ़िल्टर, ठीक है? कहता है लैंग्वेज एक बहुत अहम चीज़ है, डाटा है जिसके अंदर, जिससे डाटा एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में क्या होता है, शिफ्ट होता है। और जब लैंग्वेज कहता है खो दी जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी कुछ जो उस डाटा जो है ना आपने खो दिया। और फिर सैडली वो कहता है कि बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो लूज़िंग टच जो है ना, फिर वो कहता है कि बहुत सारी लैंग्वेज का सीखना भी थोड़ा-सा वो एक लेवल पे कहता है, पहले बाद में उसको और भी इलैबोरेट करता है। लेकिन वो कहता है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने से भी क्या होता है कि आपका जो विज़डम है ना, नॉलेज एंड विज़डम जो है कंटेन होता है किसी आपकी ज़ुबान के अंदर, आप उसको सेंस नहीं कर पाते। जब आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती हों, तो आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसका जो लिटरेचर है ना, उसको आप सेंस नहीं कर पाते, उसको आप लूज़ कर देते हैं। तो आगे वो इसी तरह कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इकबाल जैसे है, वहाँ से वो बात करता है कि बहुत सारी जो ज़बानें बोलने वाले हैं ना, जैसे अरबिक और पर्शियन, इस तरह की जिनके पास स्किल होती है, तो वो जो राइटर होते हैं उनको अपनी जो लैंग्वेज होती है ना, अपनी जो लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज से क्या होता है, वो ज़्यादा नहीं कर पाते। यानी कि जो अपनी उनकी लैंग्वेज होती है, उसको क्या कर लेते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं सीख पाते, जो अपनी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज होती है, जिनको बहुत ज़्यादा इल्म होता है। फिर वो कहता है बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, जो कि लैंग्वेज जो है, वो नई लैंग्वेज चीज़ जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है ना? और नई लैंग्वेजेज़ के अंदर जो चीज़ों को सीखना जो है कहता है वो थोड़ा-सा टफ होता है, ख़ास तौर पर अगर आप रिलिजन की बात करें। तो अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे ना, तो क्योंकि उसके अंदर कल्चरल जो है रेजिस्टेंस होगी, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पेड़ पड़ सकता है। और फाइनली वो कहता है कि ट्रांसलेशन जो हम करते हैं ना कुछ चीज़ों की, तो डन फॉर एसेंशियल कम्युनिकेशंस नेवर रिप्लेस द ओरिजिन। ट्रांसलेशन कभी भी जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, उसका मुतबादल नहीं होती। और फिर वो आगे कहता है कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो रिच होती हैं, जैसे पर्शियन की बात करता है वो, कहता है ये बड़ी रिच लैंग्वेज थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूमी ने, सादी ने, इकबाल ने, हाफिज ने, इन लोगों ने, गालिब ने, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जुबान जो है बड़ी रिच होगी। लेकिन अब जो मॉडर्न दुनिया चल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन सारे लोगों का जो काम है उसको साइड पर कर दिया गया है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में इसकी जगह नहीं है। यहाँ पर भी वो शिफ्ट लेता है कि ज़्यादा ज़ुबानें सीखने से क्या फ़ायदे होते हैं। फिर कहता है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यहाँ पर वो अपना जो है वो शिफ्ट कर देता है इसको। तो इससे क्या कहता है कि इससे ये होता है कि स्ट्रेंथन होती है आपकी एबिलिटीज़ जो है वो, और आप एबिलिटी आप में आ जाती है। कॉम्प्रिहेंड द इंटरप्शन ऑफ एन अदर कल्चर, यानी कि जितनी लैंग्वेजेज़ आप ज़्यादा सीखते जाते हैं, उतने ज़्यादा कल्चर आप सीखते हैं, और जितने ज़्यादा आप कल्चर सीखते हैं, उतना ज़्यादा आपका विज़न जो है अब्रॉड होता है। और ख़ासकर कहता है कि वो लैंग्वेजेज़ जिनके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी हो, तो वहाँ पर तो फिर ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पावर आप हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि जिस तरह से अब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, तो अगर आप ऐसी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इनको सीखते हैं ना, तो फिर आप साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ये नहीं कहता है कि इससे फिर क्या होता है, आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि ज़्यादा ज़ुबानें सीखने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और फिर वो इंग्लिश की बात करता है कि इंग्लिश ज़ुबान जो अभी दुनिया की ज़ुबान बनी हुई है, तो इसमें ज़्यादातर जो है वालिदैन उनकी यही कोशिश होती है कि उनके बच्चे जल्दी-जल्दी इसको सीख लें, ताकि उनका जो एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल है या वैल्यू है वो बढ़ जाए। और इंग्लिश लैंग्वेज वो कहते हैं आजकल पासपोर्ट है, अगर किसी ने तरक्की करनी है तो उसके लिए सोशल और टेक्नोलॉजिकल लैडर के अंदर, ठीक है? फिर वो आगे कहता है अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें कि हम जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसको भी सीख लें, उसका भी विज़डम हासिल कर लें, और साथ-साथ हम जो ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेज़ हैं जैसे इंग्लिश है, दूसरी हैं, तो उनको भी सीख लें। तो क्या हम करें? क्वेश्चन ये है। तो वो कहता है मैं सजेस्ट करूँगा आपको कुछ तरीके, तो आप वो जो है उनको देखें, अप्लाई करें, और वो इंशाल्लाह आप जो है वो दोनों में कामयाब हो जाएँगे। तो फर्स्ट तरीका वो ये बताता है कि आप अपने घरों में जो है ना मैक्सिमम लैंग्वेजेज़ जितनी बोल सकते हैं आप बोलें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के अंदर। और अगर नाना-नानी हैं, दादा-दादी हैं, तो फिर और एक अच्छी बात है, वो अपने कल्चर की बातें बच्चों के साथ करेंगे। तो जितनी ज़्यादा घरों में लैंग्वेजेज़ बोल सकते हैं, वो बोलें, पहला काम तो आप ये करें। दूसरा काम आप ये करें
कि जो भी स्कूल कॉलेजेस आपको कोर्सेज वो करवा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज करके वो वाला कोर्स कर सकते हैं और अपने आप को रिच कर सकते हैं। और तीसरा काम वो ये करता है कि आप जो है ना, कहते हैं मूवीज सॉन्ग्स इस तरह की चीजें जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की जो है उनके ज़रिए आप जो क्या करें, देखें, सुनें, तो आप ये क्या इससे फिर क्या होगा, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप उसके अंदर भी प्रोग्रेस कर जाएँगे, प्लस आप जो है एक एडिशनल जो लैंग्वेज है, इंटरनेशनल जिसको लैंग्वेज बोला जाता है, उसको भी आप सीख लेंगे। तो ये लैंग्वेज के ऊपर वो सारी बात करता है जी। ठीक हो गया जी। अब इसको फिट कैसे करना है वो आप सीखते जाएँ, फिटिंग होती जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। एजुकेशन के ऊपर उस दिन भी बात हुई थी कि किस तरह से लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर अहम किरदार अदा करती है। और अभी मल्टीपल लैंग्वेज सीखने के बेनिफिट्स आपको उसने बता दिए, ठीक है ना? तो ये नहीं कि आहिस्ता-आहिस्ता यू विल लर्न कि वेयर आपके आइडियाज़ जब ज़्यादा होते जाएँगे तो खुद ही सीखते जाएँगे। अब जी आ जाएगा आपका 7th वन चैप्टर और चौथा ओपिनियन दैट इज़ लास्ट वन, बड़ा अच्छा है, अनइक्वल पेंशन सीधा के सीधा आपकी इकोनॉमी को जाके हिट करता है। कि अगर आप ये वाली भी सजेशन दे देना कि अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो आप जो पेंशन्स के रूल्स हैं उनको क्या करें, उनके ऊपर फोकस करें। जिनको ज़्यादा पेंशन दी जा रही है उनको उनकी पेंशन कम करें। रेशो जो है वो 1:10 की कर लें। 1:10 से मुराद ये है कि एक माड़े बंदे को जो पेंशन दी जा रही है उसका 10 और एक मैक्सिमम जिसको पेंशन दी जा रही है उसको 1 होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में 1 की रेशो में आई थिंक सो कितनी चल रही है, 92 चल रही है। 1:92, यानी कि एक अमीर जो जस्टिस रिटायर है उसको अगर ₹1 100 192, हाँ, अगर जो उसको क्या किया जा रहा है, यानी कि इतने पैसे दिए जा रहे हैं अकेले को जो 92 बंदों को, आम बंदों को दिए जा रहे हैं। तो ये डिस्कशन होगी, आपको बताएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, यूके वगैरह जो हैं, वहाँ पर कितनी पेंशन दी जाती है और फिर आपको बताएगा कि क्या-क्या हम कर सकते हैं पेंशन के साथ चेंजेस और उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और अभी जो पेंशन है वो इकोनॉमी को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। तो जी चलें इसको शुरू करते हैं। क्या पहले वो बताता है आर्टिकल 38 ई। आर्टिकल 38 ई जो है वो ये कहता है कि जनाब, आर्टिकल 38 ई ये कहता है कि सबसे पहले वो ये कहता है कि तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान के अंदर पीपल लोग रहते हैं, तो उन सबको क्या किया जाए, इक्वल उनकी यानी कि उनके दरमियान जो पैसों की है ना फर्क, उसको डिस्पैरिटी को कम से कम किया जाए, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए। लेकिन वो कहता है कि ये 38 है ना पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्यों? कि यहाँ पर हम कुछ लोगों को अमीर करने के लिए मिलियंस ऑफ जो हार्ड वर्कर्स है ना उनको हम गरीब कर देते हैं। यानी कि इनसे सब इनको थोड़े से पैसे देकर एक एक बंदे को जो जस्टिस है या ब्यूरोक्रेट है उसको इतनी ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा मुराद दे दी जाती हैं कि जो आम लेबर वाला करने वाला बंदा है उसको बिल्कुल थोड़े पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा दो चीज़ें। पहले ये है कि इस तरह का जो है पर कैसे बन गया ये वाला, हाउ वी क्रिएट दिस माइंड ब्लोइंग इनक्वालिटी, कैसे यानी कि ये इनक्वालिटी जो ऊपर आई है कैसे हो गई। और दूसरा कहता है मैं प्रपोज करूंगा कि किस तरह आप जो है किन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करके इन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। और कहता है मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही जो पेंशन सिस्टम है ना पाकिस्तान का उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो कहता है पाकिस्तान का जो पेंशन सिस्टम है अगर हम उसको देखें तो क्या है, सबसे बड़ा जो कहता है थ्रेट है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। 2023 की जो फेडरल पेंशन बजट की बात करता है तो कहता है 801 बिलियन रुपीस किसके हैं, पेंशन के हैं। और जो करंटली लोग सर्विंग कर रहे हैं उनके कितने हैं, 714 बिलियन, यानी कि 714 बिलियन आप तनख्वाहें दे रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं। और पेंशन कितनी दे रहे हैं, 801 बिलियन। इतनी ज्यादा, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे आप उनको दे रहे हैं जो काम नहीं कर रहे, जो पेंशन के ऊपर है। और यहाँ पर वो कहता है कि अभी अभी कहता है फिर आगे क्या हुआ है कि पॉलिटिकल, अब 17.5% और इसके अंदर क्या कर दिया गया है, पेंशन के अंदर इंक्रीज भी कर दिया गया है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के बाद वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। कहता है ये 1.5 लाख रुपया पर मंथ लेता था बंदा, ठीक है ना। और यानी कि 1.5 लाख रुपया इसकी पेंशन बढ़ा दी गई है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी 1.5 लाख रुपया पेंशन बढ़ा दी गई है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है उसकी 40,000 बढ़ा दी गई है। और एक आम बंदा जो 20,000 से देता था पेंशन उसकी 3,500 रुपया पेंशन और बढ़ा दी गई है। ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बता रहा है, ठीक है। फिर वो आगे बताता है कि 65 मिलियन लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि रजिस्टर ही नहीं है किसी स्कीम के अंदर, यानी कि उनको जीरो पेंशन मिलनी है। और फिर वो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, ये फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। और ये इसका काम होता है कि जो ये फैक्ट्रियों के अंदर इंडस्ट्रियां जो प्राइवेट, वहां जो लोग काम करते हैं उनको रजिस्टर करना। और उनको क्या कहता है, ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से ये इसी के अंदर आते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो आपके ये हैं स्कूल इसके अंदर आते हैं, तो ये अपने बच्चों को वहां से तालीम क्या करते हैं, दिलवाते हैं।
तो कहता है कि इसका काम यही है, लेकिन इसने जो इसका काम यह है कि इनको रजिस्टर करना, लेकिन 65 मिलियन अभी भी ऐसे हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं है। तो सिर्फ इनको कितनी मिलती है, 10,000 रुपया मिलती है पेंशन पर मंथ। और जब इससे कंपेयर किया जाता है ना, तो जो चीफ जस्टिस की कितनी है, 9,20,000 रुपया। और ये रेशो जो बनती है 192 बनती है, कि अकेले चीफ जस्टिस को के जो है वो ये 92 बंदों के बराबर उसको जो है वो पेंशन दी जाती है, ये रेशो बनती है, ठीक है ना। और फिर कहता है ब्रिटेन की एग्जाम्पल देता है कि ब्रिटेन के अंदर है जो 111 के बराबर है, ठीक है ना, कि 111% के हिसाब से जो है वो क्या है, रेशो है, और पाकिस्तान में 192 है। तो कहता है कि जब हम दूसरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, तारीफ करते हैं वेस्ट वालों की, तो क्यों नहीं हम ये वाला काम भी कर लें कि उनकी ये वाली चीज की तारीफ करके इसको भी अडोप्ट कर लें। और फिर वो कहता है कि जो रिच है ना पेंशन, यानी कि जो रिच बंदे हैं, यानी कि जो वो ज्यादा बेनिफिट्स ले जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस है और इस तरह के जो जज हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पेंशन ले रहे हैं। तो पेंशन ऑफ जज की बात करता है कि जो पेंशन ऑफ जज है वो क्या है, वो कि तकरीबन 9 लाख रुपया उसकी पेंशन है जब वो रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट से। 2,000 यूनिट उसको बिजली के दिए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के। 300 लीटर उसको क्या दिया जाता है, फ्यूल दिया जाता है। 24 घंटे उसको सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी के ऊपर 3 बंदे उसको दिए जाते हैं। और हर गार्ड की जो सैलरी है वो तकरीबन 33,280 रुपये पड़ती है, ठीक है ना। और अगर उसको जरूरत हो कहीं, तो वो उसको गाड़ी भी खरीद कर दे दी जाती है। तो ये सारी सहूलतें किसको दी जा रही हैं, एक जो चीफ जस्टिस है, जो है चीफ जो जज है रिटायर किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये उसको सहूलतें दी जा रही हैं। अब वो आपको बताएगा कि क्या जो है सहूलतें ये यहाँ पर तो दी जा रही हैं। तो कहता है अब रिसर्च की जाती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो एडवांस रिच कंट्रीज हैं, वहां पर जज को क्या सहूलतें दी जाती हैं। वहां पर उनको सिर्फ एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट पेंशन दी जाती है, इसके अलावा कोई सहूलत उसको नहीं दी जाती। और इसके अलावा सिर्फ उसको एक एजाज ये दिया जाता है कि उसके नाम के साथ जो है लगा दिया जाता है क्या जी, वो जो बोलते हैं लेडी एंड लॉर्ड, लॉर्ड एंड लेडी का लफ्ज जो बस उसके साथ उसको लगा दिया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद भी उसको ये दे दिया जाता है इज्जत करने के लिए बस। और दूसरा उसको पेंशन दी जाती है, इसके अलावा उसको कोई और सहूलत नहीं दी जाती। कहाँ पर, जो एडवांस कंट्रीज हैं जैसे बरतानिया वगैरह है। तो कहता है कि अब पाकिस्तान जो है वो सर्वाइविंग कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। तो हर एक एरिया के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। तो हम पेंशन से रिफॉर्म शुरू करते हैं। तो कहता है कोई भी पेंशन 2 लाख से ज्यादा ना दी जाए और 2 20 हजार से कम ना दी जाए। तो इससे क्या होगा, 110 की रेशो बन जाएगी। और इसके अलावा जितने भी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, सैलरी के अलावा जो भी सहूलतें हैं, वो सारी की सारी खत्म कर दी जाए। एक यहाँ काम ये कर दिया जाए। और कुछ को जो है पेंशन दी जाती है फॉरेन सैलरी के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, जैसे डॉलर के अंदर, वो भी बंद कर दी जाए। फिर वो कहता है कि जो डेथ के बाद उसकी बेवा को दी जाती है ना पेंशन, वो भी बंद कर दी जाए। और बेवा के बाद अगर उसकी कोई जनरेशन नेक्स्ट, यानी कि अगर बेटी जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी पेंशन दे दी जाती है, तो कहता है वो भी चीज बंद कर दी जाए, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पेंशन है कहता है उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया जाए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स कह रहा है अगर की जाएंगी, तो इससे जो है क्या होगा, पेंशन का बर्डन जो है पाकिस्तान के ऊपर, जो इकोनॉमी के ऊपर कम हो जाएगा। और फैमिली वेरी वेल उसने एक बहुत प्यारी बात की है, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बड़ा बेनिफिशियल रहेगी पेंशन सिस्टम के अंदर। कहता है कि पाकिस्तान को अपने हमसाये से कुछ सीखना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे इंडिया वाले हैं, उन्होंने एक पेंशन स्कीम दे दी है। अब पेंशन स्कीम में क्या होता है कि कोई भी जो सरकारी बंदा है उसकी सैलरी का 10% जो है उस स्कीम के अंदर चला जाता है, बेसिक पे का, ठीक है। और फिर जब जो है ना, वो उन्होंने मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कि वहां पर क्या है कि प्रोफेशनल पेंशन ट्रस्ट आएगा, ठीक है ना। प्रोफेशनल पेंशन ट्रस्ट बना दिया है। हर सरकारी बंदा अपनी सैलरी का 10% वहां पर देता है। और फिर वहां से क्या किया जाता है, उसको बाद में क्या किया जाता है, पेंशन वगैरह दी जाती है। तो वो गवर्नमेंट की सरदर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कहता है कि अब पेंशन जो है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो लिविंग है उसके मुताबिक देनी चाहिए। आगे ये नहीं है कि एक इंजॉयबल लाइफस्टाइल जो है उसके लिए पेंशन जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। एक चीज ये भी देखें। और करंट जो पेंशन सिस्टम है उसको कहता है कि उसको ओल्ड एज जो पॉवर्टी है और इनकम है और इनक्वालिटीज हैं रिटायर्स की, वो कम करने, उसमें क्या किया जाए, उसको कम किया जाए, यानी कि बराबर की पेंशन दी जाए। और आर्टिकल 38 को क्या किया, स्ट्रेंथन किया जाए। और यही एक कहता है इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होगा कि एक दो इंसानों के दरमियान जो है पैसों की जो तकसीम है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि आप क्या करते हैं कि एक जज को अगर 1 और 10 के हिसाब से देते हैं, तो यानी कि अगर इसको आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो उसको आप 2 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगी कि इन दोनों के दरमियान जो है एक लागे लागे आ जाएंगे एक दूसरे के।
लेकिन यहाँ पर तो फासला ही बड़ा है, 192 का फासला है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर उसका फोकस है। तो सर ये जनाबी अली था आपका लास्ट वन जो ओपिनियन है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें आज के लेक्चर में सीखी होंगी, एंड अगर सीखी हैं तो फिर कमेंट करना तो आपका बनता ही है, और बाकी काम भी करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।